हेलो बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि लॉर्ड वेलेस्ली तथा लॉर्ड डलहौजी द्वारा देशी रियासतों के विलय के लिए एक नीति बनाई गई। जो वेलेस्ली द्वारा बनाई गई थी उसे सहायक संधि, और जो डलहौजी द्वारा नीति अपनाई गई थी उसे राज्य हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। तो राज्य हड़प नीति पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। सहायक संधि के विषय में भी शॉर्टकट बता दिए थे, जिसमें हमने ये बताया था आपको कि जो भी देशी राजा सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लेता था तो उसे एक अंग्रेज रेजिडेंट अपने दरबार में रखना पड़ता था। ये अंग्रेज रेजिडेंट का यानी अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी है। इसी का ये चित्र है, और यह मैसूर विजय के पश्चात मैसूर का भ्रमण कर रही है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि टीपू सुल्तान, जो कि आंग्ल मैसूर युद्ध में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए श्रीरंगपट्टम के दुर्ग पर मारा गया। इसके पश्चात क्या हुआ, मैसूर को अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बना लिया गया था, और इसके पश्चात अंग्रेज रेजिडेंट, जैसा कि इस चित्र में है, मैसूर का भ्रमण कर रही थी। अब हम सहायक संधि पर प्रकाश डाल रहे हैं कि सहायक संधि किस उद्देश्य से बनाया गया था। वेलेस्ली भी डलहौजी ही की तरह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का गवर्नर था, और उसने देशी राज्यों के अंग्रेजी साम्राज्य में विलय के लिए एक नीति बनाई थी। उसी को सहायक संधि नाम दिया था। सहायक संधि की शर्तें क्या होती थी? सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं, और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेगा। जैसा कि मराठा युद्ध के समय किसने किया? रघुनाथ राव ने। रघुनाथ राव कहाँ गया? अंग्रेजों के संरक्षण में गया, और अंग्रेजों ने उससे सहायक संधि स्वीकार करवाई और उसको मदद देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अंग्रेज इसी ताक में रहते थे कि कोई देशी रियासत या देशी राजा उनके पास आए और सहायता की मांग करे, ताकि वे फूट डालो राज्य करो की नीति कायम करने में सफल रहें। दूसरा है, इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना था, अर्थात कंपनी को सर्वोच्च शक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करना पड़ता था, और वह शासक कंपनी के अधीन शासन करता था। तीसरा, इन शासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। जैसा कि हमने अभी ऊपर चित्र में बताया है, ये क्या है? अंग्रेज रेजिडेंट यानी एक सेना की टुकड़ी। तो जो भी शासक सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता था तो उसे अपने दरबार में एक सेना की टुकड़ी रखनी पड़ती थी, जिसे अंग्रेज रेजिडेंट कहा जाता था। और खर्च वहन न कर पाने की इन शासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी, यानी कि इनका वेतन भी कौन देता था? देशी राजा को देना पड़ता था। और खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। तो बच्चों, अगला क्या उससे जुड़ा हुआ था कि अगर देशी राजा अंग्रेज रेजिडेंट का खर्च वहन न कर पाएगा तो उसे क्या करना होगा कि अपने राज्य का कुछ भाग अंग्रेजों को देना होगा। ऐसा क्यों?
क्योंकि सहायक संधि की यह शर्त होती थी। अगला, कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी से भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार नहीं था। अर्थात जब कोई देशी राजा सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लेता था, अंग्रेजों के शरण में चला जाता था, तो उसे किसी भी देशी या विदेशी शासक से संधि या युद्ध करने के लिए अंग्रेज गवर्नर की अनुमति मांगनी पड़ती थी। अगर अनुमति प्राप्त होती थी तब भी वह देशी राजा किसी से संधि कर सकता था या युद्ध कर सकता था। अगला टॉपिक है बच्चों, उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिडेंट रखना पड़ता था जो राज्य पर निगरानी करते थे। जैसा कि अभी ऊपर मैंने बताया कि क्या रखना पड़ता था, एक रेजिडेंट, और रेजिडेंट क्या करता था, उस राज्य की निगरानी करता था। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा कि अब किसी भी देशी रियासत की कोई भी चीज़ गुप्त नहीं रह सकी, ना ही उनकी सेना, ना उनकी आर्थिक स्थिति, कोई भी स्थिति अब अंग्रेजों से नहीं छुपी। और इसलिए अंग्रेज इनकी कमजोरियों का पता लगा करके इन पर आक्रमण करके यानी देशी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का तरह तरह से प्रयत्न करते रहते थे। सहायक संधि के लाभ। सहायक संधि से अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ। पहला, अंग्रेजों की आर्थिक शक्ति मजबूत हो गई। क्यों और कैसे हुई? क्योंकि उनकी सेना, जो एक विशाल सेना थी, वह देशी रियासतों के पास, देशी राजाओं के पास एक रेजिडेंट की टुकड़ी के तौर पर चली गई यानी बट गई। और उनका खर्च कौन वहन करता था? देशी राजा वहन करते थे। सेना अंग्रेजों की थी और अंग्रेजों के सैनिकों को वेतन कौन देता था? देशी राजा देते थे। तो इस प्रकार अंग्रेज सैनिक रूप से शक्तिशाली भी हो गए और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई, क्योंकि उनके सैनिक खर्च में कटौती हुई। और दूसरी चीज़, अंग्रेज प्रभुत्वशाली भी हो गए, क्योंकि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला राजा अंग्रेजों के संरक्षण में स्वतः चला जाता था। बिना युद्ध किए, बिना परिश्रम किए अंग्रेजों के पास देशी राजा चला जाता था। इसलिए अंग्रेजों का प्रभुत्व स्वतः बढ़ता चला गया। और हानि क्या हुई इससे? तो लाभ केवल अंग्रेजों को मिला और जो भी हानि हुई वह देशी राजाओं की हुई, देशी राज्यों की हुई, क्योंकि देशी राजा अब किसी भी प्रकार से स्वतंत्र नहीं थे। न तो आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र थे, न सैनिक क्षेत्र में स्वतंत्र थे। वह देशी रियासत के राजा अब निर्णय भी नहीं ले सकते थे, न युद्ध की न संधि की। तो इस प्रकार से देशी राजा अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनते चले गए। यह दोष किस संधि का है? सहायक संधि का। लाभ किसको मिला? अंग्रेजों को। और हानि किसको उठानी पड़ी बच्चों? भारतीय राजाओं को, यानी कि देशी रियासतों को, देशी राजाओं को। और हम डलहौजी की राज्य हड़प नीति पहले ही समझा चुके हैं। अंग्रेजों ने जो विभिन्न युद्ध लड़े थे उसका इस चार्ट में वर्णन किया गया है। युद्ध एवं वर्ष पहले कॉलम में है, दूसरे कॉलम में किन के बीच हुआ, युद्ध विलय के कारण, परिणाम, संधि और प्रस्ताव। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी तथा नवाब वाजिद अली शाह, ये अवध के नवाब थे,
परिणाम क्या हुआ? अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, अर्थात अंग्रेजी राज्य में अवध का विलय कर दिया गया। संधि, फैजाबाद की संधि। अंग्रेजों को 22.5 लाख रुपए कर के रूप में देना पड़ा। किसे देना पड़ा? वाजिद अली शाह को। नवाब कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया गया और जीवन 12 वर्ष के लिए 12 लाख सालाना पेंशन दी गई। तब उसको अपने जीवन निर्वाह के लिए 12 लाख रुपए सालाना पेंशन देकर किसको? नवाब वाजिद अली शाह, जो कहाँ का नवाब था? अवध का नवाब था, उसको 12 लाख पेंशन दे दी गई। दूसरा है 1773 ईस्वी में रुहेलखंड, जगह का नाम है रुहेलखंड। किसके नेतृत्व में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तथा रुहेल सरदार हाफिज रहमत खां के बीच में रुहेलखंड का युद्ध। इसमें क्या हुआ? रुहेला सरदार द्वारा अवध के नवाब को 40 लाख देने से मना कर देना। और परिणाम क्या हुआ? हाफिज रहमत खां मारे गए। रुहेलखंड के अधिकांश भाग को अवध राज्य में मिला लिया गया। शेष भाग पर रामपुर की रियासत स्थापित हो गई। 1780 ईस्वी में क्या हुआ? बनारस का युद्ध। गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और किसके बीच हुआ? राजा चेत सिंह, जो बनारस के राजा थे उनका नाम था चेत सिंह, और अंग्रेज गवर्नर जो था वारेन हेस्टिंग्स, दोनों के मध्य 1780 में बनारस का युद्ध हुआ। और युद्ध का कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फैजाबाद संधि को तोड़ना तथा अधिक धन, घुड़सवार तथा बंदूकची की मांग मना करने पर चेत सिंह को 50 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश देना। और चेत सिंह के मना करने पर दोनों के बीच संघर्ष हुआ। हेस्टिंग्स द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया और संधि चेत सिंह के भतीजे को राजा बनाया गया। 22.5 लाख रुपए के वार्षिक कर को बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया, अर्थात चेत सिंह के भतीजे से वार्षिक कर 40 लाख रुपए वसूलने का प्रस्ताव पारित हुआ। अगला है पिंडारियों से युद्ध। पिंडारी कौन थे? जो लूटमार करने वाले समूह जो थे उसे पिंडारी कहा जाता है। यह जौनपुर और बनारस के बीच में इनका गिरोह कार्य करता था। तो 1816-1818 के बीच में इनका दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा किया गया। पिंडारी के अमीर खां, करीम खां, वासिल मोहम्मद तथा चीतू, ये 4 इसके नेतृत्वकर्ता जो थे पिंडारियों के, इनका दमन किया गया। पिंडारियों के छापामार युद्ध से परेशान होकर के किसने इनका दमन करने का आदेश दिया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ये छापामार युद्ध करते थे, अर्थात छुपे रहते थे और अपने शिकार का निशाना बना करके फिर वापस छुप जाते थे। इसे छापामार युद्ध कहा जाता है, यानी छुप करके युद्ध करना। और परिणाम क्या हुआ? बहुत से पिंडारी मारे गए और संधि या प्रस्ताव, अमीर खां ने अंग्रेजों की शरण ली, उसे टोंक की जागीर प्रदान कर दी गई। करीम खां ने भी अंग्रेजों की शरण ली, उसे गोरखपुर जिले में गौस की जागीर मिली। अब है अंग्रेजों का नेपाल तथा वर्मा का ही दूसरा नाम है म्यांमार से युद्ध। वर्ष नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा गोरखों के बीच हुआ। सन 1814 में गोरखों द्वारा अंग्रेजों के अधीन बस्ती जिले के निकट शिवराज और वुटबल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। परिणाम क्या हुआ? गोरखे पराजित हो गए और संधि 1816 ईस्वी में सिंगौली की संधि हुई, जिसके अनुसार अंग्रेजों को कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय पर्वत का तराई क्षेत्र प्राप्त हुआ। गोरखों द्वारा सिक्किम पर अधिकार
छोड़ दिया गया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहने लगा। वर्मा का प्रथम युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी लॉर्ड एमहर्स्ट तथा वर्मा के बीच हुआ। वर्मा द्वारा अंग्रेजों से चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा कासिम बाजार क्षेत्र की मांग और परिणाम अंग्रेजों की विजय, यंगून पर अधिकार। संधि 1826 ईस्वी में यांडबू की संधि, अंग्रेजों को अराकान तथा तनासिन के प्रदेश प्राप्त हुए। मणिपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। वर्मा और अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक समझौता हो गया। अगला, वर्मा का द्वितीय युद्ध 1852 ईस्वी लॉर्ड डलहौजी तथा वर्मा, अंग्रेज व्यापारियों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन किया गया। वर्मा पराजित हुआ। मर्तबान और यंगून पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। वर्मा का समूचा दक्षिणी भाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। अगला युद्ध है अफगान युद्ध 1838 से 1842 ईस्वी लॉर्ड ऑकलैंड तथा अफगानों के मध्य हुआ। युद्ध का कारण अंग्रेजों को रूसी आक्रमण का भय, क्योंकि रूस एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था। परिणाम अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी। संधि शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई, जिसमें शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाना तय हुआ। अगला 1843 ईस्वी सिंध युद्ध लॉर्ड एलनबरो तथा सिंध के शासक के मध्य। कारण अंग्रेजों द्वारा सिंध प्रांत को अपने राज्य में मिलाने के कारण। परिणाम सिंध के अमीर पराजित हो गए और संधि सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। प्रथम सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी लॉर्ड हार्डिंग तथा सिखों के मध्य। सिख सेना ने सतलज नदी पार करके अंग्रेजी राज्य पर आक्रमण किया। सिख सेना पराजित हुई। पंजाब के कुछ विश्वासघाती सेना नायक अंग्रेजों से जा मिले थे, इस वजह से सिखों की पराजय हो गई और परिणाम स्वरूप लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुई, जिसके अनुसार जालंधर तथा सतलज और ब्यास नदियों को दोआब राज्य में मिला लिया गया। युद्ध के हर जाने के रूप में सिखों को 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ा। इस धनराशि को न दे पाने के कारण पंजाब राज्य का जम्मू कश्मीर भाग गुलाब सिंह को बेचना पड़ा। उस समय गुलाब सिंह सिखों का नेतृत्व करता था। अगला है द्वितीय सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी और सिखों के मध्य। अंग्रेजों द्वारा सिखों के मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। परिणाम सिख सेना अंग्रेजों से पराजित हुई और इसके पश्चात क्या हुआ, अंग्रेजों का 1849 ईस्वी में पंजाब पर पूर्णतः अधिकार हो गया, अर्थात पूरा पंजाब अब अंग्रेजों के अधीन हो गया। इस प्रकार पूरे भारत पर अंग्रेज 1849 ईस्वी तक शासन करने में सफल हो गए। केवल भारत ही नहीं, वर्मा और नेपाल पर भी अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन आरंभ हो गया। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं।